कहानी एक अजीब शहर से शुरू होती है जहाँ के लोग उससे भी ज्यादा अजीब हैं। उन लोगों में से एक आदमी 2 दिन लगातार उसी बस स्टॉप पर आता है और हर बार उसी जगह पर एक ही महिला को देखता है। तीसरे दिन वो और सहन नहीं कर पाता और उसकी मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन महिला अजीब तरीके से उससे पूछती है कि क्या वो अब भी उसे पहचान नहीं पाया है। वो आदमी उसे याद नहीं कर पाता, इसलिए वो बस वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बारिश हो रही होती है और वही महिला फिर उसी जगह पर होती है। वो फिर से उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन दोनों के बीच बिल्कुल अलग अलग बातचीत होती है। महिला उसे बताती है कि उसके पास अब बहुत कम समय बचा है। तब वो उसे अपने घर चलने के लिए कहता है ताकि वो सूख सके और कपड़े बदल सके। चलते समय उसे एहसास होता है कि वो महिला जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा अजीब है, सिर्फ उसके रूप की वजह से नहीं बल्कि इसलिए भी कि वो कोई बड़ा रहस्य छिपाए हुए लगती है। अब हम नर्स जॉन ली से मिलते हैं। वो आईसीयू में काम करती है जहां मरीज जीवन और मौत के बीच होते हैं, इसलिए वहां अजीब चीजें देखना और सुनना आम बात है। लेकिन जॉन ली इससे भी आगे बढ़ चुकी थी क्योंकि वो लोगों की आत्माओं से बात कर सकती थी। एक दिन वहां का एक मरीज लगभग इस दुनिया को छोड़ ही देता है, लेकिन सौभाग्य से नर्सें समय पर उसे बचा लेती हैं। फिर हम ठंडे आदमी से मिलते हैं। उसे इतनी ठंड लगती है कि वो किसी भी तरह खुद को गर्म नहीं कर पाता। वो हीटर चालू करता है, सारे कंबलों से खुद को ढक लेता है, फिर भी उसे बहुत ठंड लगती रहती है। अब हम लाइट स्टोर से मिलते हैं। ये बल्बों की एक दुकान है जो सिर्फ रात में खुलती है और एक बहुत अंधेरी गली में अकेली रोशनी होती है। अजीब बात यह है कि कई ग्राहक बिना जाने ही इस दुकान तक पहुंच जाते हैं। वे रोशनी की ओर ऐसे खिंचे चले आते हैं जैसे पतंगे बल्ब की ओर आते हैं। लेकिन इस दुकान का मालिक बहुत खास है। वो अजनबियों को किसी भी बल्ब को छूने नहीं देता। फिर हम ह्यून यून से मिलते हैं। वो एक हाई स्कूल की छात्रा है जो हाल ही में ऐसी चीजें देख और सुन रही है जो बाकी लोग नहीं देख पाते। उसके दोस्त भी हाल में अजीब व्यवहार करने लगे हैं और लगभग हमेशा उसे अनदेखा करते हैं। लेकिन वो बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए वो उनके बारे में बुरा नहीं सोचती। क्लास खत्म होने के बाद उसे एक बहुत अंधेरी गली से होकर लाइट स्टोर जाना पड़ता है क्योंकि उसे वो बल्ब खरीदना होता है जो उसकी माँ ने मंगवाया था। दुकान पहुंचने से पहले वो कुछ बहुत अजीब देखती है, इसलिए जल्दी से दुकान की ओर जाती है। वहां पहुंचने पर पता चलता है कि दुकान का मालिक उसका बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए वो उसे एक बटर कैंडी देती है। फिर वो उसे उन चीजों के बारे में बताती है जो वो देख रही है। दुकान का मालिक उसे बताता है कि इस दुनिया में कुछ लोग अजनबी प्राणी हो सकते हैं जो न पूरी तरह जिंदा होते हैं न ही मरे हुए। इनमें से कुछ अजनबी खतरनाक भी हो सकते हैं, इसलिए वो उसे सलाह देता है कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे और अगर गलती से किसी ऐसे अजनबी से सामना हो जाए तो बेहतर है कि वो ये दिखाए कि उसने उसे देखा ही नहीं। इसके बाद यून यून वहां से चली जाती है। जब वो दुकान के मालिक से अलविदा कहती है तो हम देखते हैं कि वो असल में बहुत बूढ़ा है, लेकिन बाकी लोग उसे ऐसा नहीं देखते। उसी समय हम बस स्टॉप वाले आदमी जिसका नाम ह्यून मिन है उसे देखते हैं। उसने बस स्टॉप पर लड़की को दयालुता से तौलिया दिया था, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि उस लड़की के नाखून नहीं है। इससे वो बहुत डर जाता है, लेकिन वो और भी ज्यादा डर जाता है जब वो अपना सूटकेस खोलता है और उसे अपने सारे औजार दिखाता है। अब यून यून घर पहुंचती है। पता चलता है कि कहानी के सभी किरदार एक ही इमारत में रहते हैं। अंदर जाने से पहले उसकी मुलाकात बस स्टॉप वाली महिला से होती है। जब वो उसे नमस्ते करती है तो वो महिला अजीब व्यवहार करती है क्योंकि वो एक अजनबी थी और बहुत कम लोग उसे देख पाते थे। अब हम योन से मिलते हैं। वो एक अपार्टमेंट ढूंढ रही थी, लेकिन उसका बजट कम था, इसलिए वो सिर्फ एक पुराने इलाके में बने पुराने घर का ही खर्च उठा सकती थी। अजीब बात ये थी कि उस घर से वही गली दिखती थी जो रात होते ही हमेशा अंधेरी हो जाती थी। रात में वो एक हाई स्कूल के लड़के की आवाज सुनती है जो वहां से गुजरते हुए गाना गा रहा होता है। वो बहुत डरा हुआ होता है, इसलिए डर के मारे बहुत जोर जोर से गाना गाता है। ये बात ह्योन को परेशान करती है क्योंकि वो एक लेखिका थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो लड़का बार बार वहीं से गुजरता रहता था, इसलिए आखिरकार उसे अनदेखा करना पड़ता है। काम करते करते वो सो जाती है और एक अजीब साया उसके गले लगा लेता है और उसकी लाइट का बल्ब तोड़ देता है। अगली रात वही लड़का फिर उसी अंधेरी गली से गुजरता है और डर न लगे इसलिए फिर से गाना गाने लगता है। अब हम अस्पताल लौटते हैं। वहाँ एक शराबी मरीज आईसीयू में था जिसे भ्रम होने लगे थे, इसलिए नर्सों को उसे सामान्य वार्ड में शिफ्ट करना पड़ता है ताकि बाकी मरीजों की बेहतर देखभाल हो सके। पता चलता है कि हाल ही में एक बड़ा हादसा हुआ था। एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। कई यात्री गंभीर हालत में थे और कुछ की मौत हो गई थी। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की थी, इसलिए उन्होंने परिवार वालों को बताया कि मरीज कोमा में है और अब सब कुछ उनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। उन्हें जीने की इच्छा ढूंढनी होगी। ये
ये सुनकर नर्स जॉन ली उदास हो जाती है, क्योंकि यही बात आईसीयू में बार बार दोहराई जाती है। इससे कई नर्सें खुद को बेबस महसूस करने लगती हैं, क्योंकि उनका काम लोगों की जान बचाना होता है। तभी बाथरूम में एक मरीज का रिश्तेदार उससे पूछता है कि जीने की इच्छा कैसे मिलती है। वो बताती है कि उसे समझाना नहीं आता, लेकिन ये सच में होती है, क्योंकि उसका भी एक हादसा हुआ था जिसमें वो लगभग मर गई थी और डॉक्टरों ने उसकी माँ से भी यही बात कही थी। लेकिन वो रिश्तेदार इंसान नहीं था, बल्कि एक अजनबी था जो उसके साथ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। नर्स जॉन ली बहुत डर जाती है, लेकिन तभी सफाई करने वाली महिला आ जाती है और उसे जगा देती है। उसी समय गली में लड़का फिर से गाते हुए गुजरता है। परेशान होकर लेखिका अपने घर की लाइटें बंद कर देती है, खासकर वो लाइट जो गली की तरफ थी, जबकि मकान मालिक ने उसे छूने से मना किया था। लेकिन लड़का बार बार जोर जोर से गाता हुआ निकलता रहता है। आखिरकार वो बाहर जाकर उसे शोर न करने के लिए डांटती है। लड़का कुछ अजीब महसूस करता है और गली से भाग जाता है। इधर स्कूल में हियोन यून की कक्षाएं बहुत देर तक चलती हैं। उसकी एक क्लासमेट सो जाती है, बाकी दोस्त उसे जगाते नहीं और उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। हियोन यून उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठती। फिर हियोन यून को फिर से उसी अंधेरी गली से गुजरना पड़ता है। इस बार उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। फिर भी उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता। गली में उसकी मुलाकात एक बहुत अजीब औरत से होती है। हियोन यून बहुत दयालु लड़की है, इसलिए वो अपनी छतरी से उसे ढकने जाती है, लेकिन पता चलता है कि वो औरत अजनबी है। जब उसे पता चलता है कि हियोन यून उसे देख सकती है, तो वो उससे तरह तरह के सवाल पूछने लगती है। जब हियोन यून को समझ आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो अजीब औरत अपना रूप बदलने लगती है। किस्मत से हियोन यून दुकान की लाइट तक पहुंच जाती है। दुकान का मालिक बाहर आता है और उसे बचाता है। एक ही नजर से वो उस अजनबी को पीछे मुड़कर गली में लौटने पर मजबूर कर देता है। लेकिन वो औरत अकेली नहीं थी। हाई स्कूल का वही छात्र बस स्टॉप पर उस औरत से मिलता है। उसे अकेला देखकर वो दयालुता से अपनी छतरी देने की पेशकश करता है। अब हमें पता चलता है कि वो तब क्यों भागा था जब लेखिका ने उसे डांटा था। दरअसल वो अजीब औरत उसके साथ ही थी और वही औरत थी जिसने हियोन यून पर हमला किया था। उसकी डरावनी हालत देखकर वो भाग गया था। लेखिका को तब तक कुछ समझ नहीं आया जब तक वो औरत खुद उसके सामने नहीं आ गई और उससे साथ घर चलने को नहीं कहा। डर के मारे वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। वो बस मदद के लिए चिल्ला सकती है, लेकिन बाहर कोई नहीं सुनता। बस स्टॉप पर वो औरत उससे बात करना चाहती थी, ये देखने के लिए कि क्या वे एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन लड़का उसे बताता है कि उसे इसमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। औरत कहती है कि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़का उसकी उंगलियों को देखकर घबरा जाता है और तब और ज्यादा डर जाता है जब वो अपनी ही टेढ़ी मेढ़ी टांगों को देखता है। घबराकर वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन चाहे जितना दौड़े गली खत्म ही नहीं होती और वो बार बार उसी जगह लौट आता है। बाद में बस स्टॉप वाली औरत लाइट की दुकान पर जाती है, लेकिन कुछ खरीदने से पहले ही एक पुलिस वाला आ जाता है। वो डिटेक्टिव जैंग होता है, जो पहले भी उस अंधेरी गली से गुजर चुका था, लेकिन तब उसने कुछ नोटिस नहीं किया था। अब हमें उसकी कहानी पता चलती है। वो अपने काम के प्रति बहुत समर्पित पुलिस वाला था। उसका रिकॉर्ड लगभग परफेक्ट था। उसने लगभग सारे केस बंद कर दिए थे, लेकिन इसलिए नहीं कि वे सुलझे थे, बल्कि इसलिए कि वे समय के साथ खत्म हो गए और वो कभी अपराधी को पकड़ नहीं पाया। एक दिन उसे एक नया केस मिलता है। एक बूढ़ा आदमी टीवी देखते देखते मर गया था और कई घंटों तक किसी को पता नहीं चला। सब कुछ दिल के दौरे और नेचुरल मौत की ओर इशारा कर रहा था। लेकिन डिटेक्टिव जैंग बहुत ध्यान देने वाला और समझदार था। उसे लगता है कि ये नेचुरल मौत नहीं बल्कि हत्या हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ उसकी सोच थी, इसलिए वो मामला अगले दिन के लिए छोड़ देता है। घर पर पता चलता है कि वो अकेला रहता है। उसकी पत्नी मर चुकी थी, इसलिए उसकी जिंदगी बहुत अकेली और उदास थी। खाना खाते समय उसे कुछ बातें याद आती हैं। उसके घर में और उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर सोया सॉस के दाग थे। वो पास के रेस्टोरेंट में जांच करने जाता है। इसी तरह वो उस एकमात्र रेस्टोरेंट तक पहुंचता है जो होम डिलीवरी करता था। जब वो रसोइये से सवाल करता है तो वो अजीब व्यवहार करता है। डिटेक्टिव जैंग उससे पूछता है कि लोग उससे ऑर्डर कैसे करते हैं, जबकि वो किसी ऐप पर नहीं है और उसका नंबर भी अधूरा है। रसोइया कहता है कि उसके ग्राहक हमेशा उसे फोन करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। फिर वो उस बूढ़े आदमी के बारे में पूछता है जो सपोजिटली नेचुरल मौत से मरा था। डिटेक्टिव को लगता है कि वही जिम्मेदार है, लेकिन रेस्टोरेंट मालिक कहता है कि उसे कुछ नहीं पता और वो बातें बनाना बंद करे। ऑफिस लौटकर डिटेक्टिव को पता चलता है कि ऐसे कई मामले थे जिनमें मौत को नेचुरल बताया गया था, लेकिन किसी न किसी वजह से वे नेचुरल नहीं लगते थे। अगले दिन वो एक लड़की को एक निर्दयी बाइक सवार से भागते हुए देखता है। डिटेक्टिव उसे बचाने आता है और बाइक सवार से भिड़ता है, लेकिन वो बाइक सवार वही रसोइया निकलता है जिस पर उसे शक था। वो कहता है कि डिटेक्टिव हालात को समझ नहीं रहा और ये वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। जब डिटेक्टिव उस लड़की की तरफ देखता है जिसे वो पीड़ित समझ रहा था, तो उसे सच्चाई पता चलती है। वो लड़की मर चुकी थी और जो वो देख रहा था वो उसकी आत्मा थी जो अभी भी धरती पर भटक रही थी। रसोइया बताता है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। डिटेक्टिव उससे जवाब पाने के लिए उस पर हमला करता है और देखता है कि उसकी आंखें बहुत अजीब थीं, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ समझ पाता, एक कार उनकी तरफ आती है और लगता है कि उसने उन्हें कुचल
दिया। अब हम फिर से लाइट की दुकान पर लौटते हैं। जासूस को आगे क्या हुआ ये पता नहीं था और वो बस बिल्ली जैसी आंखों वाले आदमी की तलाश जारी रखता है। इसी वजह से वो दुकान के मालिक से पूछता है कि क्या उसने उस अजीब आदमी को देखा है, लेकिन दुकान का मालिक कहता है कि उसने उसे नहीं देखा और जासूस को ऐसी चीज की तलाश नहीं करनी चाहिए जिसे वो समझ ही नहीं सकता। अब हमें पता चलता है कि भूतों को देखने की क्षमता सिर्फ एक व्यक्ति में नहीं थी, बल्कि और भी लोग थे। उनमें से एक मुर्दा घर का डॉक्टर था। वो जानबूझकर ऐसा दिखाता था जैसे वो उन्हें देख ही नहीं सकता। वो शवों के साथ बहुत सम्मान से पेश आता था, क्योंकि उसे पता था कि उनकी आत्माएं अभी पास हो सकती हैं और ये सुन सकती हैं कि उनके बारे में क्या कहा जा रहा है और उनके शरीर के साथ क्या किया जा रहा है। हमें यह भी पता चलता है कि मरने वाले लोग कुछ दिनों तक धरती पर रुक सकते हैं ताकि वे अपने प्रियजनों से अलविदा कह सकें। उस समय के बाद वे अपनी सारी यादें खो देते हैं और एक बेहतर जीवन की ओर चले जाते हैं। अब हम नर्स जॉन ली को देखते हैं। जब वो अस्पताल पहुंचती है तो वो एक अजनबी को देखती है जो बस ड्राइवर की तरह कपड़े पहने होता है। वो उसे पहचान नहीं पाती और उससे सामान्य तरीके से बात करती है। वो उसे बताती है कि वो जहां जा रहा है वहां मिलने आने वालों की अनुमति नहीं है। बहुत उदास चेहरे के साथ वो आदमी उससे उस मरीज के बारे में पूछता है जो एक भयानक हादसे का शिकार हुआ था। वो जवाब देती है कि उसकी हालत बहुत गंभीर है और अब सब कुछ उसकी जीने की इच्छा पर निर्भर करता है। ये सुनकर वो आदमी और भी दुखी हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आंसू इतने ज्यादा होते हैं कि नर्स लगभग डूब ही जाती है। सौभाग्य से वो 8वीं मंजिल पर पहुंच जाती है और समय पर होश में आ जाती है। अपनी ड्यूटी के दौरान उसे शराबी मरीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। जॉन ली खुद इसके लिए आगे आती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो मरीज भी उन अजनबियों को देख सकता था और वे लगातार उसका पीछा करते रहते थे। जब वे दोनों अकेले होते हैं तो वो उसे बताती है कि वो भी उन्हें देख सकती है, क्योंकि उसकी हालत भी कभी जीवन और मौत के बीच रही है। वो आदमी पूछता है कि वे चीजें क्या हैं, क्या वे किसी तरह के भूत हैं या कुछ और। वो कहती है कि उसे खुद नहीं पता और कई बार वो भी भ्रमित हो जाती है और ये नहीं समझ पाती कि वे जीवित हैं या कुछ और। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो उनमें कुछ खास होता है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। वो आदमी कहता है कि उसे डर लगता है और वो उसे सावधान रहने की सलाह देती है। इस बीच ह्यून यून घर जा रहा था। इस बार उसने वे बल्ब नहीं खरीदे जो उसकी माँ ने उससे मंगवाए थे। रास्ते में उसकी मुलाकात उस अजीब महिला से होती है। वो उसे बताता है कि वो जानता है कि वो उसे देख सकता है, लेकिन वो महिला उतनी बुरी नहीं थी जितनी वो दिखती थी, क्योंकि वो बस उससे अपना ख्याल रखने को कहती है। फिर ह्यून यून की मुलाकात मिस्टर आइसक्रीम से होती है। वो धीरे धीरे और ठंडा होता जा रहा था। वो एक ऐसे कुत्ते को पकड़ना चाहता था जो लगातार भौंक रहा था। जब उसे पता चलता है कि वो एक अजनबी है तो वो उससे कहती है कि उसे जाना चाहिए, लेकिन मिस्टर आइसक्रीम उतना बुरा नहीं लगता और वो उससे शांति से जाने को कहता है। अब हमें पता चलता है कि सभी किरदार अजनबी थे। वे सभी जीवन और मौत के बीच की एक पतली रेखा पर थे। कुछ लोग पहले ही मर चुके थे और कुछ बहुत गंभीर रूप से घायल थे। उदाहरण के लिए हुन मिन, जो हमेशा उसी बस स्टॉप पर आता था और उसी महिला को देखता था। उसे तो मर जाना चाहिए था क्योंकि उसकी पीठ पूरी तरह से मुड़ चुकी थी, लेकिन कोई चीज थी जो उसे जीवन से बांधे हुए थी। जासूस को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी थी और वो आईसीयू में था। वो पूरा शहर परलोक था, एक अलग दुनिया जहां वे लोग जा सकते थे जो न पूरी तरह जीवित थे और न पूरी तरह मरे हुए। इतना ही नहीं, लाइट की दुकान का एक गहरा मतलब था। हर किरदार का अपना एक बल्ब था। कुछ ज्यादा चमकते थे और कुछ कम। जब बल्ब बुझ जाता था तो इसका मतलब होता था कि उसकी जीने की इच्छा भी खत्म हो गई है। इसी वजह से ह्योन यून की माँ उसे हर दिन नया बल्ब खरीदने भेजती थी, क्योंकि वो खुद पहले ही मर चुकी थी और अपनी बेटी को वो चीज देना चाहती थी जिसकी आईसीयू में हर कोई तलाश कर रहा था, यानी जीने की इच्छा। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी उसके साथ मर जाए, इसलिए उसे उम्मीद थी कि रोज बल्ब खरीदते समय वो पहचान सकेगी कि कौन सा बल्ब उसकी बेटी का है। ये उसकी यादें खोने से पहले प्यार का आखिरी काम था। जैसे मुर्दा घर के कर्मचारी शवों को धोने के बाद 3 दिन का अंतिम संस्कार करते थे ताकि आत्माएं जाने से पहले अपनी समस्याएं सुलझा सकें। उस महिला का समय भी अब खत्म होने वाला था। अब हमें उन सभी आत्माओं की कहानी दिखाई जाती है जो अंधेरी गली में भटक रही थीं। वे सभी एक ही कमरे में थीं और किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। पहला है हुन मिन। वो उस लड़की से प्यार करता था जो बस स्टॉप पर उसका इंतजार करती थी, लेकिन हाल के समय भी उनका रिश्ता खराब हो रहा था। वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की उसे छोड़ने वाली थी क्योंकि हुन मिन का पूरा परिवार उनके रिश्ते के खिलाफ था। परिवार ने उससे कहा था कि उसकी पहले से मंगेतर है और उसे उस लड़की को छोड़कर उससे शादी करनी चाहिए और परिवार बसाना चाहिए। सच्चाई ये थी कि हुन मिन की प्रेमिका सुन और बोल नहीं सकती थी और इसी वजह से उसका परिवार उसे स्वीकार नहीं करता था। अब हम घर की लड़की और उसके साथ रहने वाली अजीब महिला को देखते हैं। वे दोनों एक कपल थीं, लेकिन दक्षिण कोरिया जैसे रूढ़िवादी समाज में उनका रिश्ता स्वीकार नहीं किया जाता था। ऊपर से उम्र का अंतर भी बहुत ज्यादा था। लोग उन्हें अक्सर माँ बेटी समझ लेते थे। लंबी महिला नहीं चाहती थी कि कोई सच जाने, क्योंकि वो अपनी प्रेमिका को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, जो अभी बहुत छोटी थी। लेकिन छोटी होने के बावजूद उसे उम्र या लोगों की बातों की परवाह नहीं थी, क्योंकि वो सच में उससे प्यार करती थी।
फिर हम यून यून और उसकी माँ को देखते हैं। वे दोनों बहुत करीब थे। एक बारिश वाले दिन उसके पिता कार ले गए थे, इसलिए उन्हें बस से जाना पड़ा। अब हम उस लड़के को देखते हैं जो उस दिन गली से गाते हुए गुजर रहा था। वो एक बास्केटबॉल मैच से लौट रहा था। उसके पास नए जूते थे और वो उन्हें गंदा नहीं करना चाहता था। इसी वजह से वो रास्ता भटक गया। एलिवेटर वाला आदमी वही बस ड्राइवर था। उसने टायर में एक छोटी सी खराबी देखी थी। उसके सुपरवाइजर ने उससे कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और शिफ्ट खत्म होने के बाद वो बस को वर्कशॉप में ले जाए। यहीं पर सभी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। अब तक हमने जितनी भी आत्माएं देखी हैं, वे सभी बस नंबर 362 में थीं या फिर हर स्टॉप पर किसी न किसी यात्री से जुड़ी हुई थीं। हर स्टॉप पर बस की हालत और भी खराब होती जा रही थी, इसलिए ड्राइवर चाहता था कि वो बस को डिपो ले जाए और अपना रूट पूरा न करे। लेकिन ह्यून ह्यून और उसकी माँ ने बस को रुकने पर मजबूर कर दिया। बारिश हो रही थी, इसलिए ड्राइवर के पास उन्हें बस में बैठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। पुल पार करते समय सब कुछ एक आम रोज की घर लौटने वाली यात्रा जैसा ही लग रहा था, लेकिन जो टायर पहले से खराब था वो फट गया और बस का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। ह्यान मिन की गर्लफ्रेंड हमेशा की तरह अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार करने बस स्टॉप जा रही थी और उसने ये एक्सीडेंट अपनी आंखों से देखा। उसने ह्यून के परिवार पर ध्यान न देने का फैसला किया था, लेकिन उसका सच्चा प्यार एक भयानक हादसे का शिकार हो चुका था। वो 911 पर कॉल करती है, लेकिन क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी, वो बस पानी के नीचे दौड़ती हुई रो सकती थी। हम देखते हैं कि कैसे कुछ लोगों ने अपने प्रियजनों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ह्यून ह्यून की माँ ने उसे जोर से पकड़ लिया ताकि उसे ज्यादा चोट न लगे। लेखक की गर्लफ्रेंड ने भी ऐसा ही किया। सफेद स्नीकर्स पहनने वाले आदमी ने अपने पास की गेंद उस लड़के को दे दी ताकि वो उसके सहारे पानी की सतह तक तैर सके, लेकिन ड्राइवर और ह्यून मिन अकेले थे, इसलिए उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इसी वजह से ड्राइवर की जान चली गई और ह्यून मिन की पीठ पूरी तरह मुड़ गई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि वो अभी भी जिंदा था। दूसरी तरफ ह्यून मिन की गर्लफ्रेंड पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके माता पिता ने बिना अपने बेटे का शव देखे उसे बता दिया कि उसका बॉयफ्रेंड मर चुका है। इतना ही नहीं, उससे ये भी कहा गया कि ये सब उसी की गलती है। इस वजह से उसने अपनी जान लेने का भयानक फैसला कर लिया। लेकिन मरने से ठीक पहले उसके बॉयफ्रेंड के माता पिता ने उससे संपर्क किया और बताया कि वो चमत्कारिक रूप से अभी भी जिंदा है। ये सुनकर उसने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो कुछ भी नहीं कर सकी। अपने आखिरी प्यार के रूप में वे दोनों फिर से गली में मिले, ठीक वैसे ही जैसे ह्यून ह्यून की माँ ने किया था। वो अपने बॉयफ्रेंड को जिंदगी जीने की वो इच्छा देना चाहती थी जिसकी उसे बहुत जरूरत थी। अब हमें पता चलता है कि उस गली में समय अलग तरह से चलता है। अब तक वहाँ सिर्फ कुछ ही दिन बीते थे और ह्यून ह्यून की माँ के पास केवल एक दिन बचा था, इसलिए उसे जल्दी करनी थी और अपनी बेटी को जिंदगी जीने की इच्छा देनी थी। हमें ये भी पता चलता है कि शरीर की चोटें आत्मा को भी प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए ह्यान मिन की पीठ टूटी हुई थी और हर बार जब वो बस से उतरता था तो कुछ मीटर चलने के बाद गिर जाता था। गली में रहने वाले लड़के की टांगे टूटी हुई थीं और जब उसे एहसास हुआ कि वो अब चल नहीं सकता तो वो टूट गया। हम ये भी जानते हैं कि परलोक में जब कोई मर जाता है तो उसकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जैसे ह्यान मिन की गर्लफ्रेंड बहरी और गूंगी थी, लेकिन मरने के बाद वो सुन और बोल सकती थी। इसी वजह से जब उसका बॉयफ्रेंड पहली बार बस स्टॉप पर आया तो उसने उसकी आवाज सुनी, भले ही वो उसे पहचान नहीं पाया। वो हर दिन उसी बस स्टॉप पर उसका इंतजार करती रही, इस उम्मीद में कि वो उसे पहचान लेगा, अलविदा कह पाएगा और आगे बढ़ सकेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए उसने उसकी पीठ सीने का काम शुरू कर दिया ताकि वो जिंदा रह सके। ये सच में काम कर रहा था और यहाँ तक कि डॉक्टर भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वो अभी भी जिंदा है। नर्स जॉन ली ने कहा कि शायद कोई और उसे जिंदगी जीने की इच्छा दे रहा है। इसी दौरान ह्यून ह्यून की मुलाकात ह्यान मिन से होती है। वो उससे पूछती है कि वे कितने समय से पड़ोसी हैं और वो कहता है कि उसे याद नहीं है। फिर वो दोबारा गिर जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड वहां पहुंचती है और उसे अपने सूटकेस में डाल लेती है। फिर वो ह्यून ह्यून से पूछती है कि ऐसा क्यों है कि वे एक दूसरे को याद रखते हैं, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड नहीं जानता कि वो कौन है। जब वो लड़की वहां से जाती है तो वो अपनी माँ से कहती है कि अब वो लाइट बल्ब लेने नहीं जाना चाहती क्योंकि वो बहुत डर गई है। लेकिन वो औरत अब बोल नहीं सकती और बस लाइट बल्ब दिखाकर जोर देती है कि वो उन्हें ढूंढती रहे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसे वो इच्छा नहीं मिलेगी जिसकी उसे जिंदा रहने की जरूरत है। दूसरी ओर लेखक को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा था और उसका लाइट बल्ब जो उसकी जिंदगी जीने की इच्छा को दर्शाता था टिमटिमाने
घबराने लगा था। इसका मतलब था कि वो वापस जिंदगी में लौटने या न लौटने को लेकर दुविधा में थी। अगले दिन जब नर्स जा रही थी तो उसने उस लड़के को देखा जो एक्सीडेंट में बच गया था। वो उस लड़के को बास्केटबॉल वापस देना चाहता था जिसने उसकी जान बचाई थी। नर्स ने उससे कहा कि चिंता मत करो, वो उसे गेंद दे देगी। डिटेक्टिव यांग ने दुकान के मालिक के बारे में कुछ अजीब महसूस किया और गली में उससे भी ज्यादा अजीब बातें देखी। फिर वो उस स्कूल पहुंचा जहां ह्यून यून पढ़ती थी और उसने देखा कि उसकी बेटी के सभी नाम लॉकरों पर लिखे हुए थे। ये देखकर वो तुरंत वापस दुकान में गया और मालिक से पूछा कि ये सब क्या है, वो जगह क्या है और वहाँ ऐसा क्यों है। दुकान का मालिक बताता है कि बहुत से लोग कभी ये समझ ही नहीं पाते कि वे किसी अलग जगह पर हैं। फिर वो अपनी आंखें दिखाता है और उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उस आदमी की थीं जिसे वो ढूंढ रहा था। तभी पूरी सच्चाई सामने आती है। वो जगह पर लोग थी, लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोग मरे हुए नहीं थे। उस अजीब शहर में वे लोग जाते थे जिनकी मौत किसी हादसे या अचानक हुई घटना से हुई थी और जो अपनी जिंदगी को स्वाभाविक तरीके से पूरा नहीं कर पाए थे। वे वहाँ अपनी जिंदगी को संतोषजनक ढंग से पूरा कर सकते थे। जो लोग न पूरी तरह जिंदा थे और न पूरी तरह मरे, वे वहाँ भूत थे। जो लोग हाल ही में मरे थे वे भी वहाँ भूत थे और वे उन लोगों को नहीं देख सकते थे जिनके शरीर अभी जिंदा थे। फिर हमें पता चलता है कि दुकान के मालिक के साथ कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था जिसमें उसकी इमारत गिर गई थी। घायल होने के बावजूद वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए रेंगता रहा। जब वो मदद ढूंढने गया तो वो लाइट स्टोर में पहुंचा जिसे उस समय एक औरत चलाती थी। वो उससे मदद की भीख मांगता है और कहता है कि उसकी बेटी को बचा ले। वो औरत उसे बताती है कि ये मुमकिन नहीं है और अगर उसकी बेटी गली में है तो उसे खुद दुकान में आकर अपना लाइट बल्ब उठाना होगा। आदमी उसे बताता है कि उसकी बेटी फंसी हुई है और हिल भी नहीं सकती, लेकिन औरत कहती है कि वो उसकी मदद तब तक नहीं कर सकती जब तक वो खुद अपनी मदद न करे। तभी उसे एहसास होता है कि वो आदमी पहले ही मर चुका है और अपनी बेटी के पास ही मरा था। उसकी बेटी उसे जगाने के लिए उसे कैंडी देती है। आखिर में अपनी बेटी को अकेला छोड़ देने के गम में वो टूट जाता है और कहता है कि अगर बदले में वो उसे उसकी छोटी बच्ची का लाइट बल्ब दे दे ताकि कम से कम वो जिंदा रह सके तो वो कुछ भी करने को तैयार है। इसी तरह वो दुकान का मालिक बन जाता है। आदमी मर चुका था लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को बचाने में कामयाब रहा। लाइट बल्ब किसी व्यक्ति की जिंदगी का मतलब होता है, यानी वो मशहूर इच्छा कि इंसान जीना चाहता है। जो लोग कोमा में होते हैं उनके शरीर जिंदा होते हैं लेकिन उनकी आत्माएं वहां चली जाती हैं। सभी लोग एक ही गली में जाते हैं। हर व्यक्ति को अपनी बल्ब ढूंढनी होती है अगर वो अपने शरीर में लौटना चाहता है। इसी वजह से ह्यून की माँ उसे बार बार लाइट स्टोर भेजती थी ताकि वो अपनी रोशनी ढूंढ सके और कोमा से जाग सके। लेकिन हर मामला एक जैसा नहीं होता, जैसे कि इस दुनिया में हर कोई अलग होता है। उदाहरण के लिए वो आदमी जो कुत्ते की तलाश कर रहा था वास्तव में याद नहीं रखता था कि क्या हुआ था। उसे एहसास नहीं था कि वो एक दुर्घटना का शिकार हुआ और कोमा में था। इसी वजह से उसे हमेशा ठंड लगती थी क्योंकि वो पहाड़ पर गिरा था और उस दिन बहुत ठंड और बारिश थी। उसके दिमाग ने ये सब महसूस किया और वो कुत्ता जो हमेशा भौंकता रहता था और जिसे केवल वो सुन सकता था, वास्तव में उसे बचाने वाला वही था। कुत्ते का नाम मैक्स था और उसे प्रशिक्षित किया गया था कि जब वो किसी को मदद में पाए तो लगातार भौंकता रहे। इसी तरह मैक्स ने उसे बचाया। इसलिए परलोक में भी वो कुत्ता अपना काम कर रहा था। वो लगातार भौंकता रहा ताकि आदमी को लाइट टेंट तक मार्गदर्शन कर सके। दुर्भाग्यवश मैक्स गंभीर रूप से घायल हो गया और अपनी जान गंवा दी। ये उसका आखिरी मिशन था, एक रेस्क्यू कुत्ते के रूप में। अंत में मिस्टर खान कुत्ते को पाता है और उसे गंभीर रूप से घायल देखता है। वहीं उसे सब कुछ याद आता है और याद आता है कि मैक्स ने अपनी जान की कीमत पर उसे बचाया था। वो माफी मांगता है और एक बार फिर उसे बचाने के लिए धन्यवाद देता है। जब उसे सब कुछ पता चलता है तो वो अब ठंडा नहीं महसूस करता और लाइट स्टोर जाता है। वो अपनी बल्ब ढूंढता है जो उसके पास आते ही जलती है और इस तरह वो कोमा से जाग पाता है। हॉस्पिटल में ह्यून के मामले को समझाया गया। उसे सिर पर गंभीर चोट लगी थी लेकिन उसका शरीर लगभग सुरक्षित था क्योंकि उसकी मां ने उसे चोट से बचाने की पूरी कोशिश की थी। उसे ये भी पता नहीं था कि वो अपनी दुनिया से अलग किसी दुनिया में है, इसलिए उसकी मां ने एक बार फिर उसे बचाने की कोशिश की, इससे पहले कि वो उसे भूल जाए, क्योंकि अंतिम संस्कार के बाद आत्माएं अपनी पूरी जिंदगी पीछे छोड़ देती हैं। लेकिन कोमा में आत्माओं के साथ कुछ अलग होता है। जब उन्हें पता चलता है कि वे अजीब दुनिया में हैं, या तो खुद से या किसी और से, तभी वे लाइट स्टोर जाकर अपनी बल्ब ले सकते हैं, अन्यथा वे परलोक में भटकते रहते हैं। अब पता चलता है कि बस ड्राइवर को जो हुआ उसके लिए बहुत गिल्ट महसूस हुआ और जो थोड़ा समय बचा था वो गली में फंसे यात्रियों की मदद करना चाहता था ताकि वे उसे माफ करें और कोमा से जाग सकें। इसलिए वो छात्र के साथ लाइट स्टोर जाता है। रास्ते में वो उसे सब कुछ समझाता है। लड़का आखिरकार सब कुछ समझ जाता है और अब वो चुन सकता है कि वो अपनी बल्ब उठाए या नहीं। लड़का ड्राइवर को माफ करता है और अपनी बल्ब उठाकर कोमा से जागता है। स्टोर के मालिक उसे कहते हैं कि वो उम्मीद करता है कि उसे फिर कभी न देखे, लेकिन ये उतना आसान नहीं था, क्योंकि अगर कोई भी किसी आत्मा या व्यक्ति के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाता है तो उसका दिमाग जो हुआ उसे भूलता नहीं। जैसे नर्स को इस दुनिया में भूत दिखाई देते थे। जांच
खोजकर्ता जैंग उसे बताता है कि ये सब उसके साथ उसकी मौत से पहले ही हो रहा था, इसलिए उसे कोई परवाह नहीं और वो अपनी लाइट ढूंढने का फैसला करता है, जो उसके लिए उसकी पत्नी ने दी हुई लाइटर थी। इंटेंसिव केयर के मरीज एक एक करके जाग रहे थे, लेकिन कुछ अभी भी नहीं जाग पा रहे थे। उदाहरण के लिए हर्मिन कुछ भी याद नहीं रख सका। उसकी प्रेमिका थक कर उससे शिकायत करती है कि वो उसे याद नहीं रखता। वो उसे पूरी सच्चाई बताती है और समझाती है कि वो कोमा में है और कि वे सगाई में थे, फिर भी वो कुछ याद नहीं रखता। उसने उसका शरीर देखा जो पूरी तरह सिले हुए थे, लेकिन उसकी आत्मा किसी भी चीज को नहीं याद रखती। पता चलता है कि दुर्घटना के कारण उसके शरीर ने याददाश्त खो दी और उसकी आत्मा भी उसे नहीं याद रखती। वो सोचती है कि उसने कभी उससे प्यार नहीं किया, लेकिन वो अभी भी कुछ महसूस करता है। अंत में उसका समय खत्म होने वाला था। जल्द ही उसका शरीर तैयार कर लिया जाएगा और वो उसे भूलने लगेगी। इसलिए प्रेम का आखिरी कदम उठाते हुए वो उसे कहता है कि वो लाइट स्टोर जाए और उस बल्ब को ढूंढे जो उसके पास आते ही जलती हो, ताकि वो जाग सके और अपनी जिंदगी जारी रख सके। साथ ही गली में बस ड्राइवर राइटर के घर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी प्रेमिका उसे रोकती है और पूछती है कि वो वहां क्या कर रहा है। उसे देखकर वो केवल माफी मांग सकता है और कहता है कि ये सब उसका दोष है। वो जानता था कि कुछ गलत है, फिर भी उसने अपनी रूट पूरी की। वो कहती है कि वो सही है और ये सब उसका दोष है, लेकिन वो खुश है कि उसने माफी मांगी। वो उसे कहती है कि अन्य लोगों को ढूंढकर उन्हें लाइट स्टोर पहुंचाने में मदद करे, इससे पहले कि उनका समय खत्म हो जाए। वो ह्यून की मदद के लिए निकलता है। रास्ते में उसे लड़की की मां मिलती है जो अब बोल नहीं सकती थी, फिर भी वो उसे माफ कर देती है और अपनी बेटी की मदद करने को कहती है। ड्राइवर उसे पूरी तरह समझता है। उसकी मां का भी समय लगभग खत्म हो चुका था। वो अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर बचाना चाहती थी। वो लाइट स्टोर जाती है और भगवान से अपनी बेटी की बल्ब पाने की प्रार्थना करती है ताकि वो जाग सके। भगवान उसे वही बताते हैं जो उस महिला ने सालों पहले उसे कहा था, अगर उसकी बेटी गली में है तो वो खुद जाकर अपनी बल्ब उठाए। उसकी मां अपनी बेटी की मदद के लिए मिन्नत करती है। दुख में वो बटर स्वीट्स देखती है और असली रहस्यमयी व्यक्ति को पहचानती है। वो उसका पिता था। जो लड़की उस हादसे में फंसी थी वो उसकी बेटी थी। वो अपने पिता को पहचानती है क्योंकि वो अभी भी वही मिठाई खा रही थी जो बचपन में उसके पिता ने दी थी। स्टोर वाला आदमी भी उसे पहचान लेता है। इतने सालों बाद पिता और बेटी मिलते हैं। इसी समय ह्यून ड्राइवर से मिलती है। उसके पास समय नहीं था, इसलिए वो उसे लाइट स्टोर नहीं ले जा सकता। वो बस उसे सब कुछ समझाता है। पहले वो विश्वास नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे चीजों का विश्लेषण करती है और समझ जाती है कि यही वजह थी कि उसके कथित दोस्त और अन्य लोग उसे हमेशा नजरअंदाज करते थे। मतलब वे वास्तव में उसे नजरअंदाज नहीं कर रहे थे, वे बस उसे देख नहीं सकते थे। वो अभी भी लाइट स्टोर नहीं जाना चाहती क्योंकि वो अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहती। जब वो पहुंचती है तो वो अपनी बल्ब साथ लाती है और कहती है कि अब घर जाने का समय है, लेकिन यून कहती है कि वो अपनी माँ के पास रहना चाहती है। उसकी माँ कहती है कि अब ये संभव नहीं है और उसे अपने पिता के पास घर लौटना होगा। अंत में यून जागने में सफल हो जाती है। इसी बीच यान ने भी सब कुछ जान लिया और उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि अब उसे लाइट स्टोर जाना चाहिए। वो मुश्किल दिखाती है और अपनी गर्लफ्रेंड को अलविदा कहती है, लेकिन बाहर आते ही वो गिर जाती है। जब वो लाइट स्टोर पहुंचती है तो वो संदेह करती है कि उसका निर्णय सही होगा या नहीं। वो दुकानदार से पूछती है अगर बल्ब टूट गया तो। दुकानदार बताता है कि वो वहीं रहेगी और वहीं जिएगी। खुशी से उसकी आंखों में चमक है। वो बल्ब तोड़ देती है। उसने अपने जीवन के बजाय अपनी गर्लफ्रेंड को चुना। मर्तीय लोक में वो कुछ सेकंड के लिए जागती है, लेकिन फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिना किसी डर या लोगों की सोच की चिंता किए रह सकती है। फिर ह्यून मिन भी अपनी गर्लफ्रेंड को अलविदा कहता है और किसी कारण से, भले ही उसे कुछ याद न रहे, उसे बहुत पीड़ा महसूस होती है। अगले दिन नर्स जॉन ली अपने सहयोगी से बताती है कि उसने नाइट शिफ्ट क्यों चुनी। वो कहती है कि परलोक में हमेशा रात होती है और यही समय है जब वो कोमा में पड़े लोगों की मदद कर सकती है। फिर वो हाई स्कूल छात्र को अलविदा कहने जाती है। वो पहले से ठीक था, लेकिन उसका मन अभी भी भ्रमित था क्योंकि वो एल्ली को स्पष्ट रूप से याद करता था। उसने ड्राइवर के साथ एक भावनात्मक संबंध बना लिया था, इसलिए उसका भ्रम समाप्त नहीं हुआ था। इसी बीच परलोक में हम देखते हैं कि ड्राइवर और ब्राइड दोनों भूल गए थे कि क्या हुआ था और अब वे अपनी जिंदगी वैसे ही समाप्त कर सकते हैं जैसे दुर्घटना कभी हुई ही नहीं। यून के लिए हालात बहुत खराब थे क्योंकि उसकी माँ के साथ गहरा संबंध उसे वास्तविकता और परलोक में अंतर समझने नहीं देता था। वो नहीं जानती थी कि वो किस दुनिया में है। क्या वो जो कुछ अनुभव कर रही थी वो असली था या सिर्फ सपना। उसके पिता उसे खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका मन बहुत भ्रमित था। स्कूल में भी हर कोई उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपना जीवन वापस पा सके, लेकिन वो अभी भी बहुत निराश थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका भ्रम और लोगों को प्रभावित करे। जब वो हल्की सांस लेती है तो उसे एहसास होता है कि जो उसने अनुभव किया वो सपना नहीं था। उसने उस लड़की को देखा जिसे उसने परलोक में नमस्ते कहा था। वो एक भूत थी जिसने यून
यून का पीछा किया क्योंकि वो परलोक में बहुत अकेली महसूस करती थी और उसकी मर्त्य लोक में भी कुछ अधूरी बातें थीं। उसकी माँ ने भी अपनी जिंदगी जारी रखी और अब वो अपने पिता के साथ थी। दोनों ने उस दुखद दुर्घटना के बाद खोया समय फिर से पा लिया। हम ये भी देखते हैं कि पूरे शहर में कई लाइट स्टोर थे। फिर हम देखते हैं कि जासूस यांग उस आदमी के रेस्टोरेंट लौटता है जिसके बिल्ली जैसी आंखें थीं। जासूस ने भी कुछ नहीं भूला था। जब वे उसे पाते हैं तो पता चलता है कि वो जीवित था, लेकिन जासूस यांग को बचाने के दौरान अपनी जान गंवानी पड़ी और अब उसे परलोक जाना होगा। लेकिन इससे पहले उसे एक स्थानापन्न ढूंढना होगा जो आत्माओं को जीवन और मृत्यु की सीमा पार करने में मदद कर सके। उसे अच्छाई की आत्माओं का मार्गदर्शक और बुरी आत्माओं का शिकारी बनना होगा जो केवल मर्त्य लोक में नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और चूंकि जासूस यांग अपने काम में बहुत अच्छा था, उसने ये काम यून को सौंपने का फैसला किया। इसलिए अब वो आदमी बिल्ली जैसी आंखों वाला बन गया। इसी बीच नर्स जॉन ली पर कोई हमला करता है और वो ऐसा मानती है। वो एक अजनबी था जो उसे चोट पहुंचाना चाहता था क्योंकि उसने उसकी मदद नहीं की थी, लेकिन वो पहले ही मर चुका था। जब वो हमला करता है, जासूस यांग आता है और केवल एक नजर से उसे पीछे हटा देता है। हम ये भी देखते हैं कि ह्यून मिन अब भी अपनी यादें पूरी तरह से वापस नहीं पा सका है। उसकी याददाश्त पूरी तरह से चली गई थी, लेकिन उसे अपनी गर्लफ्रेंड के प्रति गहरी पीड़ा महसूस होती थी। परलोक में उसका संबंध बहुत मजबूत था। भले ही दिन था, उसे ऐसा लगता जैसे हमेशा रात हो। डॉक्टर नहीं जानते कि वो क्या है और कहते हैं कि समय के साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो नहीं मानता। घर जाते समय वो दुर्घटना स्थल देखता है और अपनी किस्मत को कोसता है। उसी समय उसकी गर्लफ्रेंड तैयार की जा रही थी। कॉरोनर कहता है कि वो जल्द ही सब कुछ भूल जाएगा और बेहतर जगह में होगा, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की योजनाएं अलग थीं। वो अपना प्रेमी नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसकी आत्मा वापस आती है और कहती है कि वो तब तक उसका पीछा करेगी जब तक वो उसे याद नहीं करता। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ह्यान यांग के नए दोस्त को देखते हैं। वो जासूस यांग के एक अनसुलझे केस की शिकार थी। अब उसके पास नई क्षमताएं थीं और उसने उसे सफलतापूर्वक बंद कर दिया। जब वो अपराध स्थल की जांच करने जाती है, वो एक अजीब लड़के से मिलती है जो छोटे होते हुए भी उससे ऐसे बात करता है जैसे वो उसका वरिष्ठ हो। वो कहता है कि वो भी भूत देख सकता है, लेकिन ह्यान यांग की तरह नहीं। सीरीज खत्म होती है जब वो अपनी उंगलियों से क्लिक करता है। उसके बोलने के अंदाज से हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, शायद दूसरी दुनिया का राष्ट्रपति या स्वयं मृत्यु। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किसे सोचते हैं। और इसी तरह ये कहानी समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले कहानी में मिलेंगे।